ओके यार, जावास्क्रिप्ट कहाँ स्टार्ट करनी है हमने। ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है ना बेसिकली ये है जी फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं यूज़र इंटरेक्शन के लिए। ठीक है। जैसे एचटीएमएल को यूज़ करते हैं हम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, और जो है सीएसएस को यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। इसी तरह जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं यूज़र इंटरेक्शन के लिए। जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे हिस्ट्री है उसको देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट क्रिएट हुई 1995 में। ठीक है। इसको ब्रैडन एक बंदा था जिसने नेटस्केप में इसको बनाया था। ठीक हो गया। उसके बाद ये मतलब नेटस्केप के ही प्लेटफॉर्म से इसका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन इसका हुआ था नेविगेटर 2.0 के नाम से हुआ था। ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि क्लाइंट साइड है। ठीक है। जब ये स्टार्ट हुई थी तो तब ये सिर्फ क्लाइंट साइड पे ही थी। ठीक हो गया। उसके बाद जी वाई जावास्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है ना बेसिकली एक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है। इस पे हम वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, इसको क्लाइंट साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं, सर्वर साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे मतलब वेब ब्राउज़र के थ्रू हम सर्वर साइड पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इससे हम मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ वाइडली यूज्ड टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन। ठीक है। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट जो है यूज़ होती है। इट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है विच मीन दैट इट इज़ रन बाय योर वेब ब्राउज़र। ठीक है। मतलब कि आप इसको वेब ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सर्वर पे भी रन कर सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट में ये सिर्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी जो कि मतलब सिर्फ क्लाइंट साइड पे ही यूज़ होती है। अच्छा, उसके बाद ये एक अच्छी चॉइस है वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। ठीक है। जिससे मतलब रिस्पॉन्सिव जो है मोबाइल एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, मतलब वेब एप्लीकेशन सॉरी, एज द कोड इज रन लोकली ऑन द यूजर डिवाइस। ये यूजर डिवाइस पे लोकली रन भी हो जाती है। ठीक है। rather than having to be sent back and front forth between a server and a client। ठीक है। ये वही बात है कि सर्वर साइड पे भी यूज होती है और क्लाइंट साइड पे भी यूज होती है। जावास्क्रिप्ट इज आल्सो यूज्ड टू बिल्ड मोबाइल एप्स। ठीक है। पहले सिर्फ ये था कि ये जो है थी हमारी फ्रंट एंड पे यूज हो रही थी। उसके बाद इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क, इसकी लाइब्रेरीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी जिसकी वजह से हम इससे मोबाइल एप्लीकेशन भी डिजाइन कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव की बेस पे। ठीक है। create interactive document and build server-side application with the help of a runtime environment such as Node.js। ठीक है। मतलब Node.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिस पे हम इसको सर्वर साइड पे भी रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये मतलब पॉपुलर है। ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको सीखना बहुत आसान है। दूसरा, इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म जो कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर आप इसको ब्राउज़र का देखा जाए तो गूगल पे भी इसको रन कर सकते हैं, फायरफॉक्स पे भी कर सकते हैं, उसके अलावा जो सफारी पे भी कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र्स हैं जिन पे आप इसको इजीली रन कर सकते हैं। उसके बाद इसको सीखने की वजह ये भी है कि इसकी जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा लार्ज है। मतलब कि बहुत सारे डेवलपर्स हैं इसके, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टाइम पे तो आप उसको जी क्या कर सकते हो कि किसी भी डेवलपर से डिस्कस करके। ऐसा नहीं है कि मतलब मार्केट में इसका डेवलपर नहीं, इसके डेवलपर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इस पे हम वेब एप्लीकेशन भी बना लेते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, डायनामिक जो है ऐप वो भी बना सकते हैं इस पे, जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ पे ओवरव्यू है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट जो है ना मतलब एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हाई लेवल क्या है कि हाई लेवल
वो लैंग्वेज है जो ह्यूमन के नज़दीक होती है, मतलब कि इंग्लिश जो हम लिखते हैं इसको बोलते हैं हाई लेवल, ठीक है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है लो लेवल। लो लेवल वो लैंग्वेज होती है जो यूजर सॉरी मशीन को समझ आती है, ठीक है। तो हाई लेवल, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अ, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हाई लेवल में अपना कोड लिख के अपने ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि वो मतलब कोई भी काम जो है जिस तरह हम चाहते हैं, जो हमारी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ब्राउज़र जो है वो काम करेगा, ठीक है। हाई लेवल और लो लेवल दोनों में डिफरेंस ये है कि हाई लेवल नियर टू ह्यूमन एंड लो लेवल नियर टू मशीन, ठीक है। उसके बाद इसका जो यूज़ है ना, मतलब इंटरेक्टिव डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए ये यूज़ होती है, ठीक है। एक होता है डायनामिक पेज और एक होता है स्टैटिक पेज। डायनामिक पेज जो है ना बेसिकली वो ऐसा पेज होता है जिसके साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ये हमारे डायनामिक वेब पेज है, ठीक है। स्टैटिक पे ऐसे पेज होते हैं जिनके साथ हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ उनसे हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है यहाँ पे कह रहा है इट कैन आल्सो बी यूज फॉर बिल्डिंग मोबाइल ऐप्स, ये मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए भी यूज होती है। इट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी यूज होती है। इट कैन बी यूज फॉर बिल्डिंग सर्वर साइड एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब सर्वर साइड एप्लीकेशन से मुराद ये है कि हम इसको बैकएंड पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि नोड जेएस है, ठीक है। नोड जेएस जो है वो इसका फ्रेमवर्क है जिसको हम एज ए बैकएंड यूज कर सकते हैं। रन टाइम इन्वायरमेंट है हमारा नोड जेएस, उसको हम बैकएंड पे यूज करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी यहाँ पे है व्हाट इज एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। एक्मा स्क्रिप्ट बेसिकली एक ना एसोसिएट कंपनी है जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को क्या करती है, मॉनिटर करती है, उसके रूल एंड रेगुलेशन जो है ना वो करती है, फाइनल करती है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्मा स्क्रिप्ट जो है इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स बाय द यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका नाम जो है उन्होंने ये रखा हुआ है। फर्स्ट टाइम जो जावास्क्रिप्ट जो है ना एक्मा में पब्लिश हुई थी 1997 में, ठीक है। जैसे हमारा मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड्स होता है ना, ठीक है, जो उसको फाइनल करती, रूल एंड रेगुलेशन उसके मतलब डिफाइन करती, इसी तरह एक्मा है। एक्मा एक कंपनी है जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूल एंड रेगुलेशन डिफाइन करती है, ठीक है। एक्मा स्क्रिप्ट डिफाइन द सिंटैक्स, सेमेटिक्स एंड फीचर्स ऑफ द लैंग्वेजेस, ठीक है। वो कह रहा है कि एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो क्या करती है, सिंटैक्स इसका क्या होगा, इसके जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह काम करेंगे, इसके डेटा टाइप जो है वो कौन कौन से होंगे और वो किस तरह का डेटा स्टोर करेंगे, इसके अलावा इसकी कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो किस तरह वर्क करेंगे, इफ कंडीशन होगी, स्विच स्टेटमेंट होगी, लूप्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेटर्स जो है वो किस तरह काम करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, ये सारे ऑपरेटर्स किस तरह काम करेंगे, ये डिफाइन जो कंपनी करती है उसको हम एक्मा स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड स्पेसिफाइज हाउ इट शुड बी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि इन सारी चीजों की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, ठीक है। ये हमारा एक्मा है। एक्मा के बारे में फिर से बता दूं, एक्मा जो है ना एक कंपनी है, ठीक है, जिसका एब्रिविएशन है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये क्या करती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल एंड रेगुलेशन डिफाइन करती है, उनका सिंटैक्स क्या होगा, उनकी कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगी, उनके जो ऑपरेटर है वो किस तरह काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास है वर्जन ऑफ एक्मा स्क्रिप्ट। एक्मा स्क्रिप्ट बेसिकली जो है ना इसके बहुत सारे वर्जन्स हम यूज करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे वर्जन इसके अपडेट हुए हैं। अब जो इसका वर्जन चल रहा है वो चल रहा है ES6 एक्मा स्क्रिप्ट 6 जो 2015 में लॉन्च हुआ है, जिसके बाद इसको इस तरह अपडेट किया गया कि इसके बहुत सारी लाइब्रेरीज बन गई हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क बन गए हैं। अच्छा, अब वर्जन क्या होता है, वर्जन ये होता है कि एक चीज को हमने लॉन्च किया है, ठीक है, वो काम कर रही है, नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया कि पुरानी चीजों को अपडेट करके
उसका नया वर्जन लॉन्च कर दिया। मतलब कि हमारी जो करंट स्पेसिफिक चीज़ें होंगी ना उनको हम अपडेट करके नेक्स्ट ईयर जो है उसका नया वर्जन लॉन्च कर देंगे। इसी तरह जावास्क्रिप्ट का जो है वो नया वर्जन, आखिरी जो नया वर्जन आया वो 2015 में आया जिसको हम ECMAScript 6 बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ECMAScript has several version with the latest one being ECMAScript 2022 ES13। अभी इसका ES13 चल रहा है। ठीक है, each new version of ECMAScript adds new features and updates दी एग्जिस्टिंग वंस, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग चीजें होंगी उनमें नई चीजें ऐड करके उसको नए वर्जन का नाम देते हैं। दिस फर्स्ट वर्जन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1997 एज ECMAScript 1 के नाम से आया था इसका फर्स्ट वर्जन। ठीक है, in which they introduced basic JavaScript syntax features. Major update in JavaScript they introduced the ECMAScript 6 2015। ठीक है, and they make JavaScript a more powerful, expressive and efficient language। ठीक है, allowing developers to write more, मतलब कि अब इसने स्केलेबल इसको बना दिया इतना ज़्यादा कि आप इस पे वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको फ्रंट एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, बैक एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं और इससे आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी जावास्क्रिप्ट की जो है ना कुछ डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, डेटा टाइप से पहले जो है हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यार असल में होते हैं एक कंटेनर की तरह। ठीक है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके हम अंदर कोई भी चीज हम स्टोर कर सकते हैं और कोई भी चीज हम निकाल सकते हैं उससे। ठीक है ना, वीएस कोड, वीएस कोड ओपन करते हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल्स का क्या सीन होता है। यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल, कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बैच 15। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास जावास्क्रिप्ट का फोल्डर। इसके अंदर एक बना लेते हैं फाइल क्लास 1 के नाम से .html। ठीक हो गया, यहाँ पे बॉयलर कोड हम लगा लेते हैं जल्दी से और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे। ठीक है, अच्छा असल में स्क्रिप्ट को ऐड करने के दो तरीके होते हैं, मतलब कि तीन तरीके ही आप लगा लें। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अलग से एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के ना एक्सटर्नल, जिस तरह हम CSS करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे एक्सटर्नल JS की फाइल बना सकते हैं। ठीक है, .js के नाम से। अब इस फाइल को क्या करते हैं हम यहाँ पे अपने HTML के साथ इसको लिंक कर लेते हैं जिस तरह हम सेम CSS की फाइल करते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि हम हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा के इसके अंदर हम अपना कोड लिख सकते हैं। सेकंड, हम बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लगा के अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अब सबसे पहले हमने बात करनी थी वेरिएबल्स की। ठीक है, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक बॉक्स की तरह होते हैं, कंटेनर आप कह रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मेरे पास मैंने कोई दो वैल्यू ऐड करनी है, मैंने यहाँ पे लिखा var var a, var जो है ये हमारा कीवर्ड है, इज इक्वल 10। ठीक हो गया,
अब जो हमारा ये var है ना, ये क्या है, हमारा कीवर्ड है, ठीक है। a जो है ये क्या है, हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और जो हमारा ये इक्वल है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। और 10 जो है ये हमारी क्या है, वैल्यू। ये जो 10 वैल्यू है ना, इसको हम स्टोर करवा रहे हैं ए के अंदर, ठीक है। इसको हम स्टोर करवा रहे हैं किसके अंदर, ए के अंदर। अब ये जो ए है ना, ये क्या है जी, ये हमारा वेरिएबल है। अब इसके अंदर हम मतलब 100 करवा सकते हैं, 1000 करवा सकते हैं, कोई भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रन करने का तरीका जो है उसको हम दो तरीके से रन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, ठीक है। मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो 10 है ना, ये मुझे प्रेजेंट हो मेरे कंसोल में। जो मतलब एक ही वैल्यू मैं जानना चाहता हूँ कि एक ही वैल्यू क्या है। तो मैं इसको सेव करूंगा, सेव करके गो लाइव पे जाऊंगा। अब ये हमें रिजल्ट मिलेगा कहाँ पे, कंसोल के अंदर। अब यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूंगा, इंस्पेक्ट करने के बाद जो है जी मैं चाहूंगा अपने कंसोल के अंदर, ये कंसोल हमारा रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 10, ये 10 वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट पे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया मैंने और इसको सेव करूंगा। तो अब ये 10 जो है मेरे डॉक्यूमेंट पे भी नजर आएगा, ये देखें, ठीक है। ये मेरे डॉक्यूमेंट में भी नजर आ रहा है। इसका साइज में थोड़ा इंक्रीज करता हूँ ताकि क्लियर नजर आ जाए, ठीक है। ये मेरे डॉक्यूमेंट में भी नजर आ रहा है और दूसरी तरफ मेरे कंसोल में भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये वेरिएबल को रन करने का तरीका है। वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल इज लुक लाइक अ कंटेनर, जिसके अंदर हम कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू हम चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये var जो है ये हमारा कीवर्ड है, a जो है हमारा वेरिएबल है, और 10 जो है उसकी वैल्यू है, ठीक हो गया। इसकी समझ आ गई। उसके बाद जी आगे हम बात करते हैं, ये जो हमारा कीवर्ड है ना, इसकी टाइप कितनी है। पहले जो था कि मतलब 2015 से पहले, ES6 से पहले हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक ही कीवर्ड था जिसको हम var बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब ES6 आई 2015 में, तो वेरिएबल की टाइप होगी 3, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट जो वेरिएबल है हमारे पास वो है var, दूसरा है हमारे पास let, तीसरा है हमारे पास const, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं, ठीक है। वेरिएबल के ये कीवर्ड्स हैं। अब इनमें डिफरेंस जो है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b इज इक्वल 50, ठीक हो गया। उसके बाद जी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं b। इसको मैं सिंपल यहाँ पे देखूंगा तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे मुझे नजर आएगी। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, आपने सेव किया और आप देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेरिएबल b, इसको सेव किया, दोबारा रन कर।
ठीक है, ये देख रहे हो ये 57 में आ रहा है। ठीक है, हम फिर वक्त क्या करते हैं, ये ऊपर वाले कोड को जो है ना हम कर देते हैं कमेंट्स। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ VAR B इज इक्वल 60, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे 60 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे b की वैल्यू अपडेट कर दी। उसने क्या किया, पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू में क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास 60 जो है वो नजर आ रहा है। ठीक हो गया, मतलब कि ये हमारा वेरिएबल है। var कीवर्ड के साथ हम इस तरह कर सकते हैं कि अपनी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ये करता हूँ, कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी, यहाँ पे भी सी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ लेट। ठीक है, यहाँ पे लेट करके मैंने सेव किया, तो अब देखें उसका भी 60 आ गया, ऊपर वाले का भी, ऊपर वाले का भी 60 आ गया, नीचे वाले का भी 60 आ गया। इसको हम इसकी वैल्यू जो है वो 90 कर लेते ताकि हमें पता चल जाए। फर्स्ट वाले का यहाँ पे हमारे पास जो है वो सी बी ही डिक्लेयर हुआ, हमने सी किया ही नहीं है। तो सेव किया, तो ये देखें फर्स्ट वाले की 90 आ गई, सेकंड वाले की 60 आ गई। हम इसमें एक ब्रेक लगा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट, ये ब्रेक लगाने का तरीका है। ठीक है, हम चाहेंगे हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू हो नेक्स्ट लाइन में आए, तो यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं इसे। ब्रेक इस तरह करना है कि हमने यहाँ पे डबल कोट्स लगानी है, लेस देन ग्रेटर देन का टैग लगाना है, और यहाँ पे हमने साइन लगा के यहाँ पे BR लिख देना है। सेव करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये है कि हमने यहाँ पे लिखा VAR वार और B को वैल्यू दे दी, यहाँ पे भी लिखा VAR वार और B को वैल्यू दे दी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे देखो हमने लिखा लेट, C को एक वैल्यू दी। ठीक है, उसके बाद दोबारा हमने लेट नहीं लिखा, दोबारा हमने C की सिर्फ वैल्यू अपडेट की है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, लेट लिखूंगा तो क्या होगा, 20 नंबर लाइन है ना हमारी, तो अब अगर मैं देखूंगा तो वो कहेगा भाईजान बात ये है कि इसको आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये देखें, uncached syntax error identifier C has already been declared। ठीक है, मतलब कि वो कह रहा है कि C जो है ना वो ऑलरेडी डिक्लेयर है। मतलब ये कि var कीवर्ड जो है उसको हम दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेट में हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो कीवर्ड है वो दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू अपडेट सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन उसका कीवर्ड जो है वो हम अपडेट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। अब सेव करके देखते हैं, तो अब देखें, ठीक है, अब ये एरर नहीं दे रहा। यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो लेट हम लिखते हैं ना इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, और ये जो हम वैल्यू दे रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं, इसको इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन जो है हम वार में कर सकते हैं, लेट में नहीं कर सकते। ठीक है, इनिशियलाइजेशन या इसको असाइन वैल्यू असाइन करना कहते हैं। ठीक है, वो हम वैल्यू इसको असाइन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसका कीवर्ड जो है वो दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, हम नीचे हम अपना जो अगला है उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डी लिख दिया। इसी तरह एक वेरिएबल अगर आपने डिक्लेयर किया हो ना किसी भी जगह, उस वेरिएबल को आप नेक्स्ट लाइन में डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पे मैंने लेट में सी किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे भी सी करूंगा तो वो एरर देगा। ये देखें नीचे उसने लाइन दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए हमें कीवर्ड का नाम भी चेंज करना होगा। कीवर्ड का आप कोई भी नाम रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब कॉन्स्ट लिखने के बाद इसको मैं फिल वक्त के लिए कमेंट कर लेता हूँ, और अपना ब्रेक टैग जो है इसको मैं नीचे ले आता हूँ इसके यहाँ पे, ताकि नेक्स्ट वैल्यू आए तो हमें नजर आ जाए। सेव किया, तो आप देखें फर्स्ट वार कीवर्ड की वैल्यू आई 90, लेट की आई 60,
और यहाँ पे हमने सी किया हुआ, यहाँ पे हम डी करेंगे तो 50 हो जाएगी। यहाँ पे आ गई हमारे पास 50, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू अपडेट करता हूँ, वैल्यू मैंने इसकी अपडेट की, सेव किया, और यहाँ पे देखो उसने एरर दे दिया, वो वाली वैल्यू उसने प्रेजेंट ही नहीं की। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। वो कह रहा है कि आपने कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा डिक्लेयर भी करता हूँ तो फिर भी मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम दोबारा अपडेट नहीं कर सकते, जिसको हमने कांस्टेंट कर दिया उसने कांस्टेंट ही रहना है, ठीक है। आप देखिए अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। तो मतलब इसका क्या हुआ कि var कीवर्ड के साथ हम जब वैल्यू को, मतलब कि वेरिएबल को बना रहे होते हैं, तो वहां पे हम var कीवर्ड को दोबारा अपडेट भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी अपडेट कर सकते हैं। var कीवर्ड को सॉरी हम दोबारा डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हैं। लेट के अंदर हम वैल्यू तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन लेट का जो कीवर्ड है उसको दोबारा अपडेट, उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्स्ट के अंदर ना तो हम वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, ना कॉन्स्ट का कीवर्ड जो है उसको दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स बेसिकली सिर्फ इतना ही कि वेरिएबल के अंदर हम कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आगे वेरिएबल के 3 कीवर्ड है, ठीक है, जिनकी पहचान मैंने आपको अभी बता दी कि var को आप दोबारा डिक्लेयर भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। लेट की वैल्यू को तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो कीवर्ड है उसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। कॉन्स्ट के अंदर ना तो आप वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही आप उसका जो कीवर्ड है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास आते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप। अब बात इस तरह है कि हमारे पास ना डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स होती हैं, मतलब नंबर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको हमने स्टोर करना होता है किसके अंदर, वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने बहुत सारे डेटा टाइप्स जो है वो हमें बताए हुए हैं, ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा टाइप्स को हम यूज कर सकें, ठीक है। डेटा टाइप क्या होती है, किसी भी डेटे को जब हम स्टोर कर रहे होते हैं ना, उसकी एक टाइप होती है। फॉर एग्जांपल नंबर हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, ठीक है, यस ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, डेटा टाइप्स है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन द वे द डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है। स्टार्टिंग डेटा इज एन पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एज इट इनेबल द मैनिपुलेशन, प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ प्रोग्राम, ठीक है। वो कह रहा है कि आप मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आप कौन सी डेटा टाइप स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिस डेटा टाइप को आप सेव करना चाह रहे हैं वो कौन सी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। द डेटा टाइप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ वैल्यू दैट वी वांट टू ऑपरेट ऑन। मतलब कि उसने कहा है कि उसने डेटा को क्लासिफिकेशन किया हुआ है उसकी टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिस तरह हम चाहते हैं उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब डेटा टाइप हमारे पास कितनी है वो हम देख लेते हैं। डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट हमारे पास सबसे पहले जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा लेट डबल ए इज इक्वल, वेरिएबल का कोई भी नाम कर सकते हैं, मतलब मैंने कोई नाम स्टोर करना है, इस वेरिएबल के अंदर कोई नाम स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ टेक डॉट इन लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख के अगर मैं रन करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं डबल ए लिख के इसको मैं रन करूंगा तो मुझे एरर आएगा, ठीक है। ये देखें एरर आ रहा है, लाइन नंबर कौन सी है, 25। और यहाँ पे भी देखें क्या लाइन नंबर है, 25, ठीक है, ये 25। अच्छा यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, वो कह रहा है कि स्ट्रिंग को लिखने का एक तरीका है, आप उस तरीके के अकॉर्डिंग लिखें। अब यहाँ पे जो एरर आया यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अनकैच रेफरेंस एरर टैग इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। वो कह रहा है कि डिफाइन ही नहीं है, मैं इसे कैसे मतलब यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता हूँ। स्ट्रिंग को लिखने का एक तरीका जिसको हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर
तो अब मैं सेव करके अगर रन करूंगा तो आप देखें, ठीक है, यहाँ पे टेक डॉट इन आ गया और एरर भी कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये स्ट्रिंग है। उसके बाद आगे हमारे पास जो आता है वो है नंबर, ठीक है। नंबर हमारा डेटा टाइप है। नंबर फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है जी, ये हमारा बेसिकली एक क्या है, नंबर है। हम अपने वेरिएबल के अंदर कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी डेटा की एक टाइप है। एक हमने स्ट्रिंग देख ली, एक हमने नंबर देख लिया, अलग अलग दोनों टाइप्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई नंबर लिखता हूँ, डबल कोट्स के अंदर 500 लिख दिया, तो अब ये मेरा नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये मेरी स्ट्रिंग बन जाएगी क्योंकि मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। डबल कोट्स के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे वो एज ए स्ट्रिंग ही पास होगी ठीक है। इसलिए आपने अगर नंबर लिखना है तो उसको डबल कोट्स के बगैर लिखना है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये ऐसे की ऐसे ही रन हो जाएगी। ये देखें नजर तो आया नंबर है लेकिन ये स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ, टाइप ऑफ के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल ए, डबल ए लिख के मैंने यहाँ पे रन किया। ये देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा टाइप ऑफ। मैंने उसे कहा कि टाइप बताओ कि डबल ए की टाइप क्या है, ठीक है। तो उसने मुझे बता दिया कि इसकी टाइप जो है, ये देखें उसने बता दिया कि ये स्ट्रिंग है। इसको नेक्स्ट लाइन में मूव कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। सेव किया, आप देखो वो कह रहा है कि इसकी टाइप जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको डबल कोट्स के बगैर लिखता हूँ, ठीक है, मैंने लिखा तो अब ये कह रहा है कि ये नंबर है। तो समझ आई बात की कि डबल कोट्स के अंदर हम कोई भी चीज लिखेंगे वो एज ए स्ट्रिंग ही पास होगी। अगर डबल कोट्स के अंदर हम नंबर भी लिखते हैं तो वो भी स्ट्रिंग ही माना जाएगा, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब अगर मैं इसकी टाइप ऑफ जानता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ, एक हमारा मेथड है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी। डी लिख के मैं जैसे ही रन करूंगा यहाँ पे वो देखें डी जो है वो क्या है, हमारा नंबर है। और उसके बाद डबल ए क्या है, वो हमारा स्ट्रिंग है। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कि जी बिग इंट। बिग इंट क्या है, बिग इंट बेसिकली ये है कि अगर हमने बहुत ज्यादा लंबा नंबर जो है वो ऐड करना है, ये जो नंबर हमारी डेटा टाइप है ना, ये वाली डेटा टाइप, ये वाली, ये बेसिकली यूज होता है कि सिंपल नंबर्स को ऐड करने के लिए। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा लंबा जो नंबर है अगर वो आ गया तो उसके लिए हम बिग इंट का यूज करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है बुलियन। बुलियन बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। इसमें ये होता है कि हमने ये चेक करना होता है कि ये ट्रू है फॉल है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक कंडीशन लगा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इफ लगा लेता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ ए डबल ए इज इक्वल इक्वल डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50, ठीक है। और इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाता हूँ एल्स, और एल्स के अंदर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे डॉट लिख डॉट राइट, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉल्स, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स के लिए ये यूज होता है। अब अगर मेरा डबल ए जो है वो इसके बराबर होगा, मतलब इसके इक्वल होगा, तो मुझे क्या आएगा, मुझे आएगा यहाँ पे ट्रू आ गया। इसको मैं जरा नीचे कर लेता हूँ। हमने जब भी कोई स्टेटमेंट चेक करनी होती है ना कि वो ट्रू है कि फॉल है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं, इस टाइप को बोलते हैं बूलियन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ
600 फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कर दिया, ठीक है, 5600 यहाँ पे देखो ये आ रहा फॉल्स, ठीक है, क्या आ रहा है फॉल्स। तो ये हम चेक करने के लिए रखा होता है कि ये ट्रू एंड फॉल्स बुलियन के लिए यूज होता है। आगे है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है कि अनडिफाइंड एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू रखनी है लेकिन फिल वक्त उसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं रखी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी, कर देता हूँ जी इज इक्वल, यहाँ पे मैं डबल कोट्स कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी। ओके हो गया, इसको सेव करता हूँ। सेव करके चेक करते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे फिलहाल इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है, मतलब मैंने सिर्फ उसको डिक्लेयर किया है, उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। ये देखो ये क्या आ रहा है अनडिफाइंड। सेव किया, आप देखें, आप चेक करें, यहाँ पे क्या आ रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि आपने कंटेनर तो बना लिया है लेकिन फिल वक्त आपने उसको में वैल्यू नहीं डाली, ठीक है, उसको आपने खाली छोड़ दिया है। उसके बाद हमारे पास है नल। नल बेसिकली क्या होता है, नल एक ऐसी वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल नल जो है, अगर नल यहाँ पे मैं कर देता हूँ अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर हमने वैल्यू नहीं रखी होती, ठीक है। और जो नल होता है, नल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हमने वैल्यू तो रखनी होती है लेकिन फिल वक्त हमने कोई वैल्यू नहीं रखी होती। फॉर एग्जांपल मैंने किया लेट y इज इक्वल, डबल कोट्स कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइप ऑफ, और यहाँ पे मैंने राउंड ब्रेसेस लगा के कर दिया y, ठीक है। अब सेव करके चेक करते हैं इसकी टाइप क्या आ रही है हमारे पास। अब ये देखें डबल कोट्स हमने लगाया तो वो क्या आ गया हमारे पास, नल आ गया, ओ सॉरी स्ट्रिंग आ गया। तो अगर मैं डबल कोट्स खत्म करता हूँ, अनडिफाइंड एक, अच्छा जी, नल इज इक्वल, अच्छा नल बेसिकली जो होता है, नल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसको हम क्या करते हैं कि जिसके अंदर हमने फिल वक्त जो है वैल्यू रखनी होती है लेकिन रखी नहीं होती, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट जो है ना वो उसमें देखेंगे जब हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। सिंबल है, सिंबल से हमारे पास क्या है, सिंबल बेसिकली एक ऐसी डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे कंटेनर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे कंटेनर्स हमने बनाए हुए हैं लेकिन उसमें मसला ये आ रहा है कि हमने जब बहुत सारे कंटेनर्स बनाते हैं ना तो वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। उनको यूनिक करने के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं लेट y इज इक्वल सिंबल्स, ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट, सॉरी यहाँ पे हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे कर देते हैं y, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सिंबल्स का साइन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे सिंबल्स होते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट हमारे पास। ऑब्जेक्ट बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं, कुछ होती हैं प्रिमिटिव जिनमें हमारे पास यहाँ पे नंबर, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, बिग इंट वगैरह आती हैं, ये हमारे पास होती हैं। इनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसमें क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट के साथ हमारे पास आती है एरे आती है, ठीक है। अब एरे जो है ना बेसिकली ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल लेट x इज इक्वल 30,
इस वेरिएबल के अंदर जो है ना मैं सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्क्वायर ब्रेसेस लगा के, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रेसेस लगा दी, अब इसके अंदर मैं जितनी चाहूँ वैल्यू जो है वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूँ, नंबर भी पास कर सकता हूँ, मतलब मैं जिस तरह की भी चाहूँ यहाँ पे डाटा ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एरे, ठीक है। तो ये हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं, ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी हम कल करेंगे।